जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द रोमन लीगल सिस्टम। इसमें जो हमने पहला हमने जो पॉइंट पढ़ना है वो है अर्ली रोम। ठीक है, ये 753 से 509 BC का पीरियड है। मोनार्किकल इसको कहते हैं मोनार्किकल पीरियड। ठीक है ना। ये बादशाहों का जो उस वक्त जो बादशाह थे, जब बादशाह निज़ाम था, जो महाराजा राजा होते थे वो ये चलाते थे। रोम वाज रूल्ड बाय किंग्स। ये ऐसा दौर था जब रोम को कौन रूल किया करते थे? किंग्स किया करते थे। लीगल सिस्टम वाज इनफॉर्मल एंड हैवीली बेस्ड ऑन कस्टम एंड प्रेसिडेंट्स। ज़्यादातर किस पे बेस करता था? कस्टम और प्रेसिडेंट्स पे बेस करता। प्रेसिडेंट्स कौन थी? जो बादशाह रूल्स दे दिया करते थे, रूलिंग दे दिया करते थे, वही बन जाती थी। यानी कि आने वाले केसेस में प्रेसिडेंट बन जाती थी। फिर उसी को देखकर यानी क्या करते थे? फैसले किया करते थे। लॉज वर नॉट रिटन। इसमें क्या जो लॉज थे वो रिटन नहीं थे। दे वर कस्टमरी रूल्स नॉन बाय एल्डर्स एंड किंग्स। कस्टमरी रूल्स थे, ठीक है, रवायात के मुताबिक जो उसको लेकर वो चला करते थे। ठीक है ना। वो लोग किन्होंने डेवलप किए थे? एल्डर्स ने और किंग्स ने, जो उन्होंने डेवलप किए थे उसको मुताबिक वो अपने फैसले किए करते थे। रिटन लॉज नहीं थे। जैसे कि कस्टमरी लॉज एग्जांपल है, डिस्प्यूट्स ओवर प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली मैटर्स वर रिजॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस। जो जितने भी प्रॉपर्टी मैटर्स होते थे, फैमिली मैटर्स होते थे, उसको उनके रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे उनको रिजॉल्व कैसे वो करते थे? जो उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस होती थी, कस्टम्स होती थी, रवायात वगैरह होती थी, उसके मुताबिक वो क्या करते थे? उन मामलों को सॉल्व किया करते थे। मतलब कोई भी लिखा हुआ लॉ नहीं था फैमिलीज और जो प्रॉपर्टी मैटर्स के रिलेटेड। किंग्स रोल क्या होता था? द किंग एक्टेड एज बोथ लेजिस्लेटर के तौर पे भी काम करता था, जो वो कह देता था वो कानून बन जाता था, एंड जज के तौर पे भी काम करता था और फैसला भी सुनाया करता था। फॉर एग्जांपल, इन फैमिली इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स में द किंग्स डिसीजन वाज फाइनल। जो किंग का डिसीजन होता था वो क्या होता था? वो फाइनल होता था। ठीक है ना। फैमिली एक एग्जाम्पल दी है फैमिली इनहेरिटेंस के मामले में। की पॉइंट इसमें हमने क्या करना है? लॉ वाज फ्लेक्सिबल बट आर्बिट्रेरी। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि बहुत इजी होता था, उसको इजीली यूज़ किया जा सकता था। और आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है कि बादशाह जो मर्जी फैसला कर दे, चाहे गलत कर दे, वो मानना पड़ता था। मतलब कि ये इंसाफ के उल्ट भी इसको कहते हैं, इंसाफ के उल्ट आर्बिट्रेरी। ठीक ना। मतलब कि जालमाना फैसला भी हुआ करते थे, ज़ोर ज़बरदस्ती वाले भी थोपे जाते थे। ठीक है ना। फ्लेक्सिबल ज़रूर था, लेकिन क्या था? आर्बिट्रेरी नेचर के भी होते थे फैसले, डिपेंडिंग ऑन द किंग्स डिस्क्रिशन। ये किंग की डिस्क्रिशन पर डिपेंड करते थे जो सारे फैसले। ठीक है जी। हमने अब क्या पढ़ा? अर्ली रोम के बारे में, जो हमारा मोनार्किकल पीरियड था ना, वो हमने पढ़ा। ठीक है। इसमें हमने एक मेन चीज़ पढ़ी कि रिटन लॉस नहीं थे। रिटन लॉस नहीं थे, क्या था? एल्डर्स और किंग्स के बनाए हुए कस्टमरी रूल्स थे, जिसको फॉलो करके जो डिसीजन दिए जाते थे, और जो किंग का जो डिसीजन होता था वो फाइनल होता था। ठीक है जी। यहाँ तक बात आपको क्लियर? आगे देखते हैं। रोमन रिपब्लिक का दौर शुरू होता है 509 से 27 BC। लॉ ऑफ द 12 टेबल का आगाज़ होता है। 12 टेबल क्या थे? ये पढ़ते हैं। सिटीज़न डिमांडेड, जो शहरी थे ना, उन्होंने डिमांड शुरू करना कर दी कि रिटन लॉज होने चाहिए टू अवॉइड आर्बिट्रेरी जजमेंट्स। ठीक है। अवॉइड आर्बिट्रेरी जजमेंट बाय मजिस्ट्रेट्स। वो कहता है इस दौर में हुआ क्या? इस दौर में ये हुआ कि जो सिटीजन थे ना, उन्होंने कहा कि आप जो फैसले करते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर देते हैं, इसके कोई रिटन लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन भी तो होने चाहिए ना, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जो फैसले किए जा रहे हैं वो किस के मुताबिक किए जा रहे हैं। तो उन्होंने डिमांड शुरू की सिटीजन ने, शहरियों ने। ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ? रिजल्टेंटली क्या हुआ? द 12 टेबल्स रोम्स फर्स्ट कोडिफाइड लॉज वजूद में आ गए। ठीक है। द रोम्स फर्स्ट कोडिफाइड लॉज जो है ना, वो क्या है? वजूद में आ गए, जिसको नाम दिया गया था 12
टेबल्स का नाम दिया गया था। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, जैसे कि टेबल नंबर 2 में था ऑन ट्रायल प्रोसीजर, ट्रायल कैसे चलेगा उसका प्रोसीजर बताया गया। टेबल 3 में डेट लॉज, जो मतलब कि जो कर्ज वगैरह जो लिए जाते थे उसके रिलेटेड जो लॉज हैं वो उसके पर मुश्तमिल था। अलाउड क्रेडिटर्स टू सीज डेटर्स अंडर सर्टन कंडीशंस, के मतलब कि जो पैदावार दिया करता था उसको ये अलाउ किया गया था कि वो जो डेटर जो है उससे क्या कर सकते हैं उसको, यानी कि प्रॉपर्टी जो है ना वो सीज कर सकता है अगर वो डेट नहीं वापस करता तो। ठीक है ना, इसके रिलेटेड उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में लिखा हुआ था। अच्छा, 12.5 में जो टेबल 5 है उसमें क्या था, फैमिली लॉज के बारे में था, इनहेरिटेंस एंड गार्डियनशिप के रूल्स के बारे में था। तो ये पहली दफ़ा हुआ कि रोमन हिस्ट्री में कि जब सिटीजन ने डिमांड की तो उस वक्त बाद में क्या हुआ, तो उन्होंने 12 टेबल्स बना दिए जो रोज़मर्रा के उनके केसेस होते थे ना उसको डील करने के लिए। ठीक है, उन 12 टेबल्स में डिफरेंट 12 टेबल्स आगे आएंगे, पूरे 12 टेबल्स ना 1 2 3 4 5 उनमें क्या क्या था वो भी आगे आएगा। उनमें तरतीब से लिख दिया कि टेबल 1 इस चीज़ को डील करेगा, टेबल 2 इस चीज़ को डील करेगा, ताकि अब उससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब जो आर्बिट्रेरी डिसीजन हो सकता था ना, यानी कि जो इंसाफ पर मबनी नहीं होता था, अब वो उसकी रेशो कम होगी क्योंकि अब लाज लिख ही दिए गए हैं। अब आप शहरी को भी पता है और किंग को भी पता है। अब किंग भी मजबूर हो गया, बाउंड हो गया लिखे हुए लॉ से, अब उसके मुताबिक फैसला करना है, अपनी मर्जी से वो नहीं कर सकता। इससे उसकी मर्जी कर्टेल हो गई। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन में कर्टेल हो गया, उसके कर दी गई। इस पॉइंट की समझ आई? ठीक है, अब की पॉइंट क्या है, दिस मार्क द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन क्या होता है? हाँ, बुक की शक्ल में ले आना। ये बुक की शक्ल में पहली दफ़ा ये हुआ ऐसा। प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होता है? मशीन वही करना, मतलब कि अब अगर एक बंदे ने सिग्नल वायोलेशन की है, वो रेड सिग्नल क्रॉस कर गया, हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं ना इसका फाइन होगा, इसका चलान घर पे आ जाएगा, कैमरे लगे हुए हैं। ये प्रेडिक्टेबिलिटी है। ठीक है ना, जब चीज़ लिख दी जाती है उसके मुताबिक हमें पता चल जाता है कि बंदे ने कोई चोरी की, तो हमें पता चल जाता है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसको सज़ा होगी चोरी की और इतनी हो सकती है, क्योंकि लाज क्या है? लिखे हुए हैं। लिखे हुए लाज से हम क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी आती है। थर्ड स्टेप जो था, द जूरिस्ट जो थे एंड द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्कॉलरशिप्स। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या हुआ, जूरिस्ट कौन होते हैं? कानूनदान, जो लॉ लिखते हैं, जो डिफरेंट बुक्स लॉ पर लिखते हैं, उनको कहते हैं जूरिस्ट। ठीक है, अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्कॉलरशिप्स। जो लीगल स्कॉलर्स हैं वो वजूद में आए, वो सामने आए। उन्होंने क्या किया, एज रोम एक्सपेंडेड, जैसे ही रोम जो है वो बढ़ा, अपनी हदूद अरबा उसका बढ़ना शुरू हुआ, तरक्की की तरफ जाने लगा, बेहतरी की तरफ आने लगा, लॉज ऑफ द 12 टेबल्स बिकम इनसफिशेंट। जो इन 12 टेबल्स बनाए थे ना वो इनसफिशेंट पड़ गए, वो अपने मामलात को रोम के मामलात को पूरी तरह कवर नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो अब हुआ क्या, लीगल एक्सपर्ट्स जो थे ना, जिनको जूरिस्ट भी कहते हैं, बिकन इन्होंने इंटरप्रेटिंग लॉज, इन्होंने लॉज इंटरप्रेट करना शुरू कर दिए। एक नई सिचुएशन आनी शुरू हुई, उस सिचुएशन के मुताबिक इन्होंने कहने अपनी बुक्स में लिखना शुरू कर दिया कि इस मसले का हल ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है ना, अब ये जो उनकी जूरिस्टिक राइटिंग्स, ये भी एक लॉ की हैसियत अख्तियार करती। ठीक है, ये भी लॉ की हैसियत अख्तियार, एंड एडवाइजिंग मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट्स को क्या करना शुरू कर दिया, जो जजेस होते थे, फैसले करते थे, उनको एडवाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह क्या हुआ, एक 12 टेबल के साथ साथ जो जूरिस्टिक राइटिंग्स थी वो भी वजूद में आई, और उसने भी क्या किया, हेल्प करना शुरू कर दिया। यहाँ तक समझ आई? आगे चलते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल जैसा कि लिखा हुआ है, जैसे कि ये देखें ना, ये गाय से इसको पढ़ सकते हैं हम। ठीक है ना, कि ये 2nd सेंचुरी में क्या हुआ, इसने लिखा था, क्या लिखा था, इंस्टीट्यूट्स। एक इसने आप ऐसा समझ लें, एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, इंस्टीट्यूट्स। अब ये किस पर मुश्तमिल थी, सिस्टमेटिक गाइड थी, एक गाइड थी टू प्रोवाइड प्राइवेट लॉ इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस के मामलात पर थी।
ठीक है ना, ये इंस्टीट्यूट। अब ये देखो, अब जो 12 टेबल्स, ये जो ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स और आगे और चीज़ें भी आएंगी, वो सारे मिलकर एक बुक कोडिफिकेशन बना देंगे, उसको नाम देंगे कोड ऑफ सिविल लॉ, जिसको कहते हैं आप पढ़ेंगे, वो टॉपिक भी है कोड ऑफ सिविल लॉ, उसको कहते हैं जूरिस, मैं बताता हूँ, मुझे याद भूल के आगे आता है नाम उसका को, वैसे उसका तर्जमा जो है वो कोड ऑफ सिविल लॉ है, सिविल लॉ, लॉ ऑफ सिविल कोड, कोड ऑफ सिविल लॉ, ठीक, कोड ऑफ सिविल लॉ उसको कहते हैं, ठीक है ना। वो बन गया इन सब को। एक था जस्टिनियन एम्परर था, इधर बात सुने मेरी, जस्टिनियन एम्परर था, उसने क्या था, जितने भी लॉज थे, जैसे 12 टेबल्स हो गई, ये ज्यूरिस्टिक राइटिंग हो गई, और भी है जस्टिनियन लॉ भी थे, उनको एक बुक में शक्ल दे दी, उसको एक कोड की, वो कोड बन गया, कोडिफाइड लॉज हो गई, वो भी आगे आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अब देख लेबू था और कैपिटो था, वो उसने क्या क्या लिखा, अर्ली जूरिस्ट था, हु कमेंटेड ऑन एग्जिस्टिंग लॉज, जो एग्जिस्टिंग लॉज थे, ठीक है, जो वजूद में थे उस वक्त थे, प्रिवेल कर रहे थे, एंड प्रपोज्ड, उन पर कमेंट्री लिखी और प्रपोज किए इक्विटेबल इंटरप्रिटेशंस, कि इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन उनकी मतलब के दो तरह से इंटरप्रिटेशन की, कि ये भी हो सकता है और इसका ये भी मतलब है, ठीक है ना। फिर वो हर केस की सिचुएशन के मुताबिक देखते थे कि इस पर कौन सी इंटरप्रिटेशन बेहतर है, उसके मुताबिक उसका फैसला किया करते थे, ठीक है जी। आप आगे देखते हैं। की पॉइंट क्या है इसके, रोमन लॉ बिकेम मोर सिस्टमैटिक एंड एनालिटिकल हो गया, गाइडेड बाय जूरिस्ट rather than only magistrate decisions, ठीक है ना। पहले जस्ट 12 टेबल था, सिर्फ मैजिस्ट्रेट डिसीजन किया करते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, जूरिस्टिक राइटिंग भी आ गई। उसने क्या किया, अब मैजिस्ट्रेट को गाइड भी किया और साथ साथ जो रिटन लॉज थे उसकी मदद से, और दो मतलब क्या इजाफा हो गया ना रिटन लॉज में, तो इन्होंने भी हेल्प करना शुरू कर दिया मैजिस्ट्रेट्स को, डिसीजन मजीद बेहतर होना शुरू हो गए। आगे चलते हैं जी 4 पॉइंट पे। ये कौन सा पॉइंट है, प्रीटोरियन जो एडिक्ट, प्रीटोरियन एडिक्ट, ये एक पीरियड था, इसमें क्या हुआ था, प्रिएटर्स वर मजिस्ट्रेट्स विद जुडिशल पावर्स, जो प्रिएटर्स थे ना उनको जी जुडिशल पावर्स दे दी गई, ठीक है। दे कुड इशू, मैं बताता हूँ, दे कुड इशू एडिक्ट्स स्टेटिंग हाउ दे वुड इंटरप्रेट एंड इन्फोर्स द लॉ। ये वहाँ के लोग थे जो एक था, इसमें दो तरह से थे लोग थे, एक सान तबका था, एक था उमरा का तबका, ठीक है। अब होता क्या था, किंग्स वगैरह जो होते थे और बादशाह होते थे, जो उनको मजिस्ट्रेट्स बनाते थे, तो वो होते थे ऊपर वाले लोग जो होते थे, उनके जानने वाले, उनके जो इलाके के बड़े अमीर लोग होते थे, ठीक है ना। जो किसान वगैरह, जो मजदूर वगैरह तबका था, उनको यानी कि ना वो ऊपर नहीं आते थे। ये फिर ये हुआ क्या, जो मुआशरे के जो सिटीजन्स हैं उनको यानी कि ना ये मुझे फैसला करने के ना ताकत दे दी गई, मतलब कि उनको मजिस्ट्रेट लगाना शुरू कर दिया। पहले थे बादशाह और उनकी फैमिलीज और उनके जानने वाले रिलेटेड लोग, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब लॉज बनना शुरू हो गए, 12 टेबल्स आए, ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स आई, फिर क्या हुआ, उस मुआशरे के जो तबके हैं, डिफरेंट तबके के लोगों में बटा हुआ था, उनमें से लोगों को यानी कि लाना शुरू कर दिया। ये था जो प्रिएटोरियन जो था ना, ये प्रिएटर्स, वो उनमें से एक ये तबका था, ठीक है। उनको यानी क्या क्या कर दिएगा, उनको भी जुडिशल पावर्स दे दी गई, ठीक है। अब वो भी फैसला कर सकते थे, ठीक है। आगे एग्जाम्पल जैसा कि एडिक्ट ऑन प्रॉपर्टी allowed more flexible remedies for property disputes, even if the 12 tables didn't cover the specific case. अगर वो कहते हैं कि 12 टेबल्स स्पेसिफिक केस को डील नहीं करता था, बचाए वो प्रॉपर्टी लॉज को डील करता था 12 टेबल्स, लेकिन क्या है, अब ये जो उनकी राइटिंग थी, ज्यूरिस्टिक राइटिंग थी, उसने मज़ीद यानी कि जो प्रिएटर्स थे उनको यानी कि इस बात पे अलाउ किया कि वो प्रॉपर्टी के जितने भी डिस्प्यूट्स उनके रिलेटेड वो केस डिस्प्यूट को हल कर सकते हैं। एडिक्ट ऑन ऑब्लिगेशंस पे भी
ऑब्लिगेशंस पे भी था। क्रिएटर्स कुड रिकॉग्नाइज न्यू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट्स। उन्होंने जो डेट्स की भी तो किस्में होती हैं ना, उनको भी रिकॉग्नाइज किया। और कॉन्ट्रैक्ट भी किस्में होती है, कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल भी होता है, विदाउट कंडीशंस भी होते हैं, ठीक है। और इसकी भी आगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में टाइप्स हैं, तो वो भी यानी कि इनको रिकॉग्नाइज किया और उसमें शामिल किया लॉज को। तो इस तरह से जो लॉज था, रोमन लॉज थे, वो मज़ीद बेहतर होता गया। आगे चलते हैं। द क्लासिकल पीरियड ऑफ द रोमन लॉ। क्लासिकल पीरियड क्या था, इसका कंटेक्स्ट क्या है? रोमन लॉ रीच्ड इट्स मैच्योरिटी, ठीक है ना, मैच्योरिटी की तरफ चला गया लॉ। जब क्लासिकल पीरियड आया ना, बेहतरी की तरफ, कहने का मतलब है बेहतरी की तरफ चलता गया। और कंबाइनिंग रिटन स्टैट्यूट्स, हुआ क्या, रिटन लॉज की तरफ आता गया स्टेप बाय स्टेप। रिटन स्टैट्यूट्स क्या होते हैं? स्टैट्यूट्स वो होते हैं जब जिसको जो लॉ लिख दिया जाए और वो कोडिफाइड फॉर्म में आ जाए, कोड की शक्ल में आ जाए, उसको क्या कहते हैं? स्टैट्यूट्स कहते हैं, ठीक, उसको स्टैट्यूट्स कहते हैं, ठीक है ना। और एडिक्ट्स, ये एंड जुरिस्ट ओपिनियन, मतलब कि क्लासिकल पीरियड में क्या हुआ कि लॉ जो था, एक तो स्टैट्यूट्स पर मुश्तमिल था, दूसरा एडिक्ट्स पर मुश्तमिल था, और तीसरा क्या था? जुरिस्ट ओपिनियंस पर मुश्तमिल था। ये अब इसमें रिटर्न जो लॉज थे उनमें इजाफा होता गया। अब डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द जूइश सिविल लॉ फॉर द रोमन सिटीजन एंड द जूइश जेंटियम लॉ फॉर फॉरनर्स। ये दो तरह के लॉज हैं जी। आप देख लें, ऊपर देख लें या इधर बाहर देख लें। हाँ जी, ये दो तरह से। अब क्या हुआ, पहले तो लॉ जर्नल्स लॉ था, जो एक तरह 12 टेबल जर्नल्स थे, सबको डील करते थे। अब हुआ क्या, फिर जैसे जैसे रिटन लॉज आए, बेहतर आई, ज्यूरिस्टिक राइटिंग आई, तो दो तरह से लॉज ने क्या उसमें बाइफर्केशन आ गई, डिस्टिंग्विशमेंट कैसे आ गई कि सिविल लॉ अलग हो गया और जो रोमन्स जो सिटीजन थे उनको डील किया करता था, और एक फॉरेनर्स थे जो बाहर से आते थे, उनको भी उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होंगे, उनको भी डील करने के लिए एक अलग लॉ बना दिया गया। आगे देखते फॉर एग्जांपल, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर्टी है। डेवलपमेंट ऑफ द लीगल एक्शंस लाइक एक्शो एम्प्टी वेंडिटी सेल कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स। इसका मतलब है सेल कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट के रिलेटेड एंड प्रॉपर्टी क्लेम्स के रिलेटेड। ये एक्चुअल रिवेंडिक्शो, ये क्या है? प्रॉपर्टी क्लेम्स के रिलेटेड, जितने भी प्रॉपर्टीज के रिलेटेड और जो सेल कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते थे, उनको ये लॉज ये डील किया करते थे, ठीक है। आगे इनहेरिटेंस, ये एग्जांपल्स बढ़ रहे हैं। इनहेरिटेंस लॉज, विल्स एंड फैमिली राइट्स बिकेम मोर स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। विल्स और फैमिली लॉज थे, हमने 12 टेबल में पढ़ा, उसमें से एक टेबल क्या था? फैमिली लॉज को डील करता था, फैमिली से लॉज पर था। अब वो इनहेरिटेंस के लॉज 12 टेबल से ज्यूरिस्टिक राइटिंग मजीद बेहतर हो गए, ठीक है। लेट एम्पायर, अब ये जो बाद में आने वाले जो बादशाह थे, उन्होंने क्या किया? तो रोमन लॉ बिकेम फ्रेगमेंटेड, ठीक है। एम्परर्स बिगन कोडिफाइंग लॉज टू यूनिफाई द सिस्टम। अब एम्परर ने क्या किया? उन्होंने मजीद यानी कि लॉ बेहतर हो गया। फ्रेगमेंटेड क्या होता है? फ्रेगमेंटेड होता है कि लॉ मजीद बेहतरी की तरफ चला गया, बढ़ोतरी हुई उसकी। फ्रेगमेंटेशन का जो मतलब कि उसके ना इससे बनते गए, ठीक है ना, उसके पार्ट्स बनते गए, और एम्परर्स ने लॉज को मजीद सिस्टमाइज करने के लिए उसको कोडिफाई करना शुरू कर दिया। मेजर कोडिफिकेशन एफर्ट्स कौन कौन सी हुई, आप ये देखें। कॉर्पस जूरिस सिविलिस, जो मैं नाम लेना, जो वो मुझे याद नहीं आ रहा था, वो था क्या? दूसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है कॉर्पस जूरिस सिविलिस ना, बॉडी ऑफ सिविल लॉ इसको कहते हैं, बॉडी ऑफ सिविल लॉ, कॉर्पस जूरिस सिविलिस। ऊपर था कोडेक्स थ्यूडोसेनियस, ठीक है,
डोसेनियस। ये क्या था? कंपाइलेशन ऑफ द इंपीरियल कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडिक्ट्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। अब जितनी भी बादशाह थे उन्होंने अपने लिए लॉज बनाए हुए थे, ठीक है ना, वो और जितने भी एडिक्ट्स ऊपर हम पढ़ के आए प्रिएटर्स के बारे में, एडिक्ट्स के बारे में, वो उनको मिला के उसको क्या कहते थे? कोडेक्स दी थ्योडेसेनियन, ठीक है ना, डोसेनियंस। ये था, दो चीज़ों पर मुश्तमिल था। और नीचे था कॉर्पस जूरिस सिविलिस। इसको किसने लिखा था? जस्टिनियन। एक एम्पर था, उसका नाम आगे लिखा हुआ है जस्टिनियन। जस्टिनियन ने लिखा था, ये कोड उसने बनाया था, ठीक है। अब जस्टिनियन कोड जो है ये 4 पॉइंट्स पर मुश्तमिल था। ये जो नीचे लिखे हुए है ना, कोडेक्स जस्टिनियन, एम्पीरियल लॉस और डाइजेस्ट पर मुश्तमिल था, इंस्टीट्यूट पर मुश्तमिल था और नोवेला पे मुश्तमिल था, ठीक है। ये 4 चीज़ों पर मुश्तमिल था जिसको कहते हैं कॉर्पस जूरिस सिविलिस, ठीक है ना जी। ये आपने अच्छी तरह से इसको आपने बैठाना, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। आगे की पॉइंट में क्या था? जस्टिनियन कोड प्रिजर्व्ड रोमन लॉ फॉर पोस्टेरिटी एंड इन्फ्लुएंस्ड यूरोपियन सिविल लॉ सिस्टम। अब हुआ क्या? जस्टिनियन कोड जब बना ना, उसने सारे लॉज को इकट्ठा कर दिया और एक बुक की शक्ल आ गई, कोड की शक्ल आ गई। अब ये क्या हुआ? इसको जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने कॉपी करना शुरू कर दिया। अब ये फैल गया, वहाँ पर इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया इसने, ठीक है ना। अब ये भी एक क्वेश्चन है आपका, हाउ रोमन लॉ इन्फ्लुएंस द अदर वर्ल्ड लीगल सिस्टम। ये पूरा टॉपिक है आपका, ये इससे क्या हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये अगला टॉपिक ये वाला। तो ये इस तरह से आपको ये याद रहना चाहिए ये पॉइंट कि जब जस्टिनियन कोड बना, कॉर्पस जूरिस सिविलिस बना, तो उससे यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया? उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। अब लॉ उधर भी चला गया। ऐसे क्या किया? यूरोपीय जो रोमन लॉ था, जो सबसे पहले था, उसने इन्फ्लुएंस किया अदर्स कंट्रीज के लॉज को भी, ठीक हो गया ना। अब आगे है पोस्ट रोमन इन्फ्लुएंस। पोस्ट रोमन इन्फ्लुएंस क्या था? आफ्टर द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर, रोमन लॉ सर्वाइव्ड इन द Byzantine Empire and the influence the medieval Europe, ठीक है ना। इसने ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था ना, ये ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद रोमन लॉ ने सर्वाइव किया और बेजेंटाइन एम्पायर और इन्फ्लुएंस किया मिडिल यूरोप को। अब इसमें दो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कैनन लॉ है, जैसे कि उसको क्या कैनन लॉ क्या होता है? चर्च अडोप्टेड प्रिंसिपल्स फ्रॉम रोमन लॉ फॉर एक्लेसियास्टिकल कोर्स। अब क्या है? अब चर्च ने जो प्रिंसिपल्स अपनाए, मतलब प्रिंसिपल अपने मजहबी मामलात को चलाने के लिए, वो आफ्टर रोमन, जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर जब गिरी थी ना, उसके बाद जब रोमन लॉ ने सर्वाइव किया, उनमें से जो लॉज थे वो कैनन लॉ था और क्या था? सिविल कोड्स थे। इन्होंने क्या किया? कैनन लॉ को चर्च ने अपना अडोप्ट कर लिया और सिविल कोड्स को किसने किया? नेपोलियनिक कोड जैसे और जर्मन कोड एंड वर हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमन लीगल कंसेप्ट्स। अब जितने भी सिविल कोड्स बने हैं, सिविल कोड से क्या मुराद है? एक सिविल कोड होता है, एक सिविल कोड्स होते हैं। ये सिविल कोड्स की बात कर रहा है। जैसे कि नेपोलियन ने अपना सिविल कोड बनाया, एक वो जर्मन सिविल कोड 2, ये और एक रोमन सिविल कोड 3। ये सारे के सारे मिलकर यानी कि इसने यूरोप को और रोम को क्या किया? इन्फ्लुएंस किया और सरवाइव किया, जिसकी वजह से रोमन लॉ सरवाइव कर गया, ठीक है। और इस तरह इन्होंने पूरी दुनिया को क्या किया? इन्फ्लुएंस किया। अब हम पढ़ लेते हैं समरी टेबल ऑफ डेवलपमेंट, जो हम अभी पढ़ के आए हैं सारा, ठीक है। उसकी ये समरी है। मोनार्किकल पीरियड हमने पहले पढ़ा, फिर रिपब्लिक पढ़ा, फिर ज्यूरिस्ट इरा पढ़ा, फिर प्रिएटोरियन एडिक्ट का हमने इरा पढ़ा, क्लासिकल पीरियड पढ़ा, लेट एम्पायर पढ़ा और पोस्ट रोमन पढ़ा, ठीक है। ये था, यानी कि हमने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी है इसकी अभी, ठीक है ना। आगे अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डेवलपमेंट ऑफ द रोमन लीगल सिस्टम। इसकी डेवलपमेंट कैसे? ये वही पीरियड है, ये वही चीज़ है जो हम पहले अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। तकरीबन वही मिलता जुलता चीज़ें हैं सारी, लेकिन इसको क्या क्या प्रिसाइज करके एक क्वेश्चन की शक्ल में बनाया गया है।
हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ये तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगले लेक्चर्स में, ताकि आपको यानी कि अगले साथ पिछला भी आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। हम पेज इंशाल्लाह शुरू करेंगे, पेज नंबर 15 से आगाज़ करेंगे, पॉइंट नंबर 5 से, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसको कल इंशाल्लाह हम कर लेंगे।